अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चे आप लोगों के। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.8। जी हाँ, आइए समझते हैं। द स्पीड v ऑफ अ साउंड वेव। जी हाँ, किसकी स्पीड? साउंड वेव की। क्लियर? ये जो मेरी और आपकी आवाज है इसकी स्पीड की बात हो रही है। क्या है इसको? थ्रू मीडियम। जब ये किसी मीडियम में से गुजरेगी। अब सर मीडियम क्या है बच्चे? वो रास्ता, वो वास्ता, वो जगह जहां से हमारी आवाज ने गुजर के जाना है, दैट इज कॉल्ड मीडियम। तो हमारी आवाज जब कोई भी साउंड ऑफ वेव किसी मीडियम में से किसी जगह किसी रास्ते से गुजरेगी तो क्या होगा? मे बी अज्यूम, ये फर्ज करेंगे हम। क्या? वो डिपेंड करती है। तो क्या बात समझ आई कि स्पीड ऑफ साउंड बच्चे जो होती है किसी भी आवाज की, जब वो किसी मीडियम में से गुजरती है तो वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन से फैक्टर्स पे? जिनको हम अज्यूम कर रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं। डेंसिटी रो ऑफ द मीडियम। बच्चे डेंसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को, किसाफत को। क्लियर? उस रास्ते की डेंसिटी पे, उस रास्ते की किसाफत पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से वहां जाना है तो मेरे रास्ते में एयर है तो एयर की अपनी डेंसिटी है, इस पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड कर सकता है। अगर मेरे रास्ते में पानी है तो पानी की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है एयर के मुकाबले में, तो स्पीड ऑफ साउंड इस पे भी डिपेंड करेगा कि उसको ज्यादा होना है या कम होना है। इसी तरह अगर मेरे रास्ते में एक दीवार खड़ी कर दी जाए तो डेंसिटी और ज्यादा हो गई है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो बच्चे स्पीड ऑफ साउंड इस पे भी क्या करेगा? डिपेंड करेगा कि मुझे ज्यादा होना है या कम होना है। तो एक बात तो हमको समझ आ गई कि बच्चे क्या जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो v जिसको हम कहते हैं v से रिप्रेजेंट करते हैं वो डायरेक्टली है। किसके डायरेक्टली है? वो कह रहे हैं डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मतलब रो पे डिपेंड करेगी, डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। क्लियर? आगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बच्चे डेंसिटी हम समझ चुके हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? इस पे भी स्पीड ऑफ साउंड क्या करता है? डिपेंड करता है। v डायरेक्टली होता है e के। इन दो फैक्टर्स पे क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है। अब ये है क्या सर? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बच्चे सिंपल लफ्जों में हम इसको आप कह सकते हैं कि लचक। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहता हूं कि सर जो स्ट्रेस होता है ये डायरेक्टली होता है किसके? स्ट्रेन के। आपने कहा सर ठीक है, स्ट्रेस होता क्या है? बच्चे किसी खास एरिया पे लगने वाली फोर्स। इज इट क्लियर? और उस फोर्स के बदले में जो बिगाड़ पैदा होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। फॉर एग्जाम्पल एक रबड़ लेते हैं, उसको खींचते हैं, स्ट्रेस लगाया ना एक खास एरिया पे तो स्ट्रेन हुआ, बिगाड़ पैदा हुआ। क्लियर? स्ट्रेस और ज्यादा किया बच्चे, स्ट्रेन और ज्यादा हो गया, वो स्प्रिंग या वो रबड़ और बड़ा हो गया। स्ट्रेस और बढ़ाएंगे स्ट्रेन और बढ़ेगा, फिर स्ट्रेस कम करेंगे स्ट्रेन कम हो जाएगा, जितना स्ट्रेस फिर और कम करेंगे स्ट्रेन और उतना कम हो जाएगा। तो अर्ज ये है बच्चे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक रिलेशन नजर आ रहा है। क्लियर? अगर बच्चे यहाँ पे इस डायरेक्टली के साइन को हम हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट। और यहाँ पे आएगा स्ट्रेन। याद रखिएगा बच्चे, अब हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो ये कांस्टेंट किसके इक्वल आएगा? ये कांस्टेंट इक्वल आएगा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। तो बच्चे ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वो कह रहा है कि ये क्या होता है? विच इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो होती है उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कांस्टेंट होता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ई से। इसको बोला जाता है इलास्टिक कांस्टेंट। इज इट क्लियर? जी हाँ। तो दूसरा स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है? इलास्टिक कांस्टेंट पे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। बच्चे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं लचक को कहते हैं। मतलब कि जिसकी लचक ज्यादा होगी, जिसमें खींचने की, जिसके ऊपर स्ट्रेस लगाने की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, और उसको हम क्या बोलेंगे कि वह उसके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल बच्चे हम सॉलिड को खींच सकते हैं तो सॉलिड की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड को कम खींच सकते हैं जरा सॉलिड के मुकाबले में। क्लियर? उनकी इलास्टिसिटी ज्यादा नहीं होती कभी। और गैसेस की तो होती ही है। कभी सुना कि हम हवा को पकड़ के खींच रहे हैं? क्योंकि गैसेस की इलास्टिसिटी नहीं होती। याद रखिएगा।
बहुत कम होती है एज कंपेयर टू किसके मुकाबले में, सॉलिड्स के मुकाबले में। तो बहरहाल बच्चे स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, क्लियर, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, जिसको हम इस कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कांस्टेंट को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है या इलास्टिक कांस्टेंट कहा जाता है। ये क्या होता है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। जी हाँ, तो दूसरा स्पीड ऑफ साउंड बच्चे इस पे डिपेंड करता है, क्लियर, किसके ऊपर, ई के ऊपर। ठीक है, आगे चलिए, डिड्यूस बाय मेथड ऑफ डायमेंशन। आपने क्या करना है, डायमेंशन के मेथड से ये डिड्यूस करना है, ये रिजल्ट निकालना है। कौन सा रिजल्ट सर, द फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। जो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है आपने वो निकालना है, क्लियर। अब जो उस फार्मूले के ऊपर हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे, v डायरेक्टली अंडर रूट ई ओवर रो, ये वो फार्मूला है जो हमने ड्राइव करना है इस रिलेशन से। सर ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जब डायमेंशन वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन कोई भी फार्मूला या इक्वेशन ड्राइव करते हैं। करते कैसे हैं, हमने जिसकी क्या करनी हो बच्चे, फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ साउंड है तो हमने इसका फार्मूला निकालना है। तो हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उन फैक्टर्स के ऊपर कुछ नंबर अज्यूम करते हैं और उन नंबर्स को अज्यूम करके हम अपना रिजल्ट निकालते हैं। ये मैंने डायमेंशन वाले टॉपिक में पढ़ाया था। जी हाँ, तो आज हम उसका यूज करने वाले हैं। हमने क्या करना है, स्पीड ऑफ साउंड इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और इन फैक्टर्स के ऊपर हम कुछ नंबर अज्यूम करके ये वाला फार्मूला क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, क्लियर। यहां इस फार्मूले को हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर। कि स्पीड ऑफ साउंड सब किस पे डिपेंड करता है, ई पे या रो पे, क्योंकि इलास्टिसिटी भी सॉलिड की ज्यादा होती है और डेंसिटी भी सॉलिड्स की ज्यादा होती है। यहां तो हम फंस जाते हैं। तो बस थोड़ी सी चीज बता रहा हूं बच्चे, फिजिक्स में उसकी वैल्यू कंसिडर होती है जिसका इफेक्ट ज्यादा होता है। E इज ग्रेटर देन रो, E की वैल्यू ज्यादा इफेक्ट करती है। इलास्टिसिटी जिसकी ज्यादा होगी स्पीड ऑफ साउंड वहां ज्यादा होगा। हम गैसेस के अंदर अगर डेंसिटी ज्यादा होगी स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी। लेकिन इसके ऊपर बच्चे हम फिलहाल बहस नहीं कर रहे। आप फिलहाल इतना याद रखिए कि देखिए स्पीड ऑफ साउंड इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है और इन दो फैक्टर्स की मदद से हमने ये वाला फार्मूला क्या करना है, निकालना है। ये हमारा टास्क है, क्लियर। सो देखिए बच्चे, हम दोनों को क्या करेंगे, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। इसके ऊपर हम जो नंबर अज्यूम कर लेते हैं वो मान लीजिए a कर लेते हैं और इसके ऊपर जो कर लेते हैं वो क्या कर लेते हैं, b। कंबाइनिंग 1 and 2, बच्चे हम दोनों को क्या कर देते हैं, 1 and 2 को क्या कर देते हैं, कंबाइन। क्या बन जाएगा, v डायरेक्टली रो की पावर a और इसी तरफ से e की पावर b। डायरेक्टली का साइन हटाएंगे, क्या आएगा, कांस्टेंट, और रो की पावर a और e की पावर बच्चे क्या आएगा, b। ठीक, अब बच्चे हमने डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन बच्चे हम देखेंगे कौन सी साइड के, हम बच्चे देखेंगे डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो क्या है बच्चे राइट हैंड साइड की डायमेंशन, v, क्लियर। तो v की बच्चे जो डायमेंशन है हमारे पास, वेलोसिटी है ना v, तो v की जो डायमेंशन है v की वो क्या होगी, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की बच्चे जो डायमेंशन होगी वो होगी L-T-1। हम पहले निकाल चुके हैं, कई बार निकाल चुके हैं। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L और टाइम की बच्चे क्या होगी, T। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, L-T-1। ये +1 ऊपर जाकर T की पावर +1 ऊपर जाकर T की पावर -1, तो ये बन जाएगा L-T-1। तो बच्चे हमारे पास डायमेंशन आ गई है किसकी, वेलोसिटी की। अब बच्चे हम राइट हैंड साइड पे देखेंगे इसी तरह, सॉरी, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, इज इट क्लियर। और ये वाली जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, राइट हैंड साइड की, ठीक है। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। तो बच्चे देखिए राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ या राइट हैंड साइड डायमेंशन। तो बच्चे हम देखिए यहाँ पे निकालेंगे राइट हैंड साइड रो डेंसिटी है। डेंसिटी की सर क्या डायमेंशन है, हम अपना रिजल्ट लेना चाहते हैं। तो डेंसिटी बच्चे क्या होता है, रो से रिप्रेजेंट करते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस की डायमेंशन क्या होती है बच्चे, मैस की डायमेंशन होती है कैपिटल M
और वेलोसिटी सॉरी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है एल क्यूब, पहले हम कर चुके हैं, तो ये बन जाएगी एम एल क्यूब, ये +3 ऊपर जाकर क्या बन जाएगा -3। ठीक, तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे डायमेंशन आ जाएगी, रो की जगह ए है, ये डायमेंशन आ जाएगी एम एल -3, ये ऊपर आ जाएगा ए। अब बच्चे हम किसकी डायमेंशन निकालेंगे ए की, तो बच्चे ए की डायमेंशन क्या होगी, हमने कहा कि ए की डायमेंशन होगी, ये ई है, इज इट क्लियर। ई किसके इक्वल होता है, अभी हमने बोला स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के, तो बच्चे देखिए स्ट्रेस का क्या फार्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी खास एरिया पे लगने वाली जो फोर्स होती है वो स्ट्रेस होती है, और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि स्ट्रेन खुद डिपेंड करता है स्ट्रेस पे। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, मतलब ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो लेंथ लेंथ से कैंसिल होगी, तो इसकी क्या डायमेंशन होगी, कुछ भी नहीं। चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या होगा, ये स्ट्रेन होगा, इज इट क्लियर। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो स्ट्रेन ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वॉल्यूम की डायमेंशन से खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि ऊपर और नीचे फ्रैक्शन में दोनों वैल्यूज क्या हो रही होती हैं, एक, या लेंथ या वॉल्यूम या इसी तरह शेप। सो याद रखिए फोर्स क्या है, तो फोर्स का यूनिट, फोर्स की डायमेंशन बच्चे हम फोर्स अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है एम ए, नीचे क्या आएगा बच्चे कैपिटल ए। एम की डायमेंशन क्या होती है बच्चे, एम मैस है, तो मैस की डायमेंशन हम लिख लेंगे एम, इज इट क्लियर, इस साइड पे। ए क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी -2, हम पहले निकाल चुके हैं, और ए क्या होती है एरिया, और एरिया की बच्चे डायमेंशन क्या होती है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो लेंथ की भी एल और विड्थ की भी एल, तो ये हो जाएगी एल स्क्वायर। क्लियर। अब बच्चे देखो ये एल इस एल से क्या हो जाएगा कैंसिल, एक एल ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा एम एल -1, ये वाला एल +1 ऊपर जाके -1, और ये हो जाएगा टी -2। तो बच्चे ये डायमेंशन आ गई किसकी, इलास्टिक कांस्टेंट की, इज इट क्लियर। सो अब इसको हम यहां पुट करेंगे, ये आ जाएगी एम एल -1 टी -2। क्लियर। ऊपर क्या आ जाएगा फैक्टर बी, ये वाला बी, ई की डायमेंशन लिखी और ये बी आ गया। अब बच्चे हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, एल को एल के साथ, एम को एम के साथ, टी को टी के साथ। तो इधर क्या है एल, तो एल के ऊपर क्या आ रहा है बच्चे 1। क्लियर। इधर एल के ऊपर क्या आ रहा है -3 और ए, -3 ए से मल्टीप्लाई होगा तो -3 ए, साथ क्या आ रहा है बच्चे, साथ आपको नजर आ रहा होगा ये है, तो -1 बी से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा -b। क्लियर। सो अब आप क्या करेंगे, बेसिस सेम है, इनकी पावर्स को इक्वल करोगे तो 1 इक्वल आ जाएगा, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, -3a प्लस इंटू क्या आ जाएगा -b, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, मतलब बेसिस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं। हमने जो ऊपर पावर्स हैं उनको क्या कर लिया, बराबर किया, फिलहाल एल की कोएफिशिएंट्स को बराबर किया। सो 1 इज इक्वल टू -3a और यहाँ पे प्लस -b। क्लियर। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। क्लियर। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे किसका, अब हम निकालेंगे किसके कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, टी के। तो टी की पावर इधर क्या है बच्चे -1, इधर क्या टी है ही नहीं यहाँ पे इस जगह पे, इधर क्या है टी की पावर -2b राइट हैंड साइड पे। तो बच्चे बेसिस सेम है, इनको इक्वल्स करिए तो हमारे पास -1 इक्वल आ जाएगा -2b के। क्लियर। m की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि m के इधर कोई पावर है ही नहीं। सो b की वैल्यू निकालें तो b किसकी इक्वल आ जाएगा बच्चे, b इक्वल आएगा -1 बाय -2 के, माइनस माइनस से कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 1/2। क्लियर। इस वैल्यू को बच्चे उठा के यहां पुट करें तो आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, a की वैल्यू निकाल लोगे। तो हम यहां पुट करते हैं, जगह थोड़ी सी कम है यहां पे, तो हम यहां पे पुट करते हैं, इसको 2 बोलें, पुट 2 in 1। तो बच्चे पुट करिए 1 में, 1 इज इक्वल टू -3a प्लस -b, 1 इज इक्वल टू -3a प्लस -b। बच्चे b की वैल्यू क्या आएगी, 1/2।
2। ये माइनस का 1/2 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा प्लस, या -3 को इधर ले आएंगे, बन जाएगा -3। ये प्लस बन गया तो ये प्लस का 1 उधर जाके क्या हो गया -1/2। क्लियर। तो बच्चे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये आ जाएगा -2 -1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा -3/2। क्लियर, समझ आई बात बच्चे। अब हमने क्या किया, ये वाला जो 3 है इस 3 से क्या हो जाएगा कैंसल, तो a की वैल्यू क्या आ गई -1/2। क्लियर, ये प्लस का 1 था बच्चे, उधर जाके माइनस हो गया। क्लियर, वो माइनस का 3a था, इधर आके क्या हो गया, वो प्लस हो गया। क्लियर, यहां से बच्चे क्या हुआ, उधर -1 और इनका हमने एलसीएम लिया 2, तो आंसर क्या आया -3/2। बच्चे a की वैल्यू निकालनी थी, तो बच्चे देखें यहाँ पे 3a था इक्वल था -3/2 के, तो 3 से क्या हो गया कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ गई -1/2। क्लियर, अब हम बच्चे वैल्यूज पुट करते हैं अपने फार्मूले के अंदर, तो हम बच्चे यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर। कौन सा फार्मूला बच्चे, हमने ये वाला जो ऊपर ये वाला, इसको हम बोल देते हैं a*, पुट इन a*। ठीक है बच्चे, पुट इन a*। तो बच्चे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, v = कांस्टेंट और रो की पावर। बच्चे रो की पावर क्या आई है, रो हमारे पास, सॉरी रो की पावर ऊपर a है, तो a की वैल्यू क्या आई -1/2। इसी तरह बच्चे हमारे पास जो e है, e के ऊपर क्या था b, तो b की वैल्यू क्या है 1/2। तो बच्चे ये देखिए, ये 1/2, ये माइनस है 1/2, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट, ये बन जाएगा e की पावर 1/2 और नीचे आ जाएगा रो की पावर 1/2, ये प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस था नीचे प्लस। तो अब बच्चे देखिए मैं इसको यूं लिख सकता हूं, v = कांस्टेंट √e/रो, क्योंकि बच्चे 1/2 किसके इक्वल होता है, √, के इक्वल होता है। क्लियर, तो हमारे पास इसको कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ डायरेक्टली का साइन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा v डायरेक्टली √e/रो। तो ये वही फार्मूला है जिस तक हमने पहुंचना था। तो होपफुली बच्चे आपको ये कुछ समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगेन आपके साथ, तो बल्कि भी न्यूमेरिकल करेंगे 1.9। सो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इन केस ऑफ प्रॉब्लम अगेन बच्चे आपको दोबारा समझा देंगे।